सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन केसरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डिलेट सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के चैप्टर 10 व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाओं को। साथियों, इससे पहले मैं 2 पार्ट्स बना चुका हूं, आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे व्यंजकों का गुणनफल होता है। जैसे पहले वाले पार्ट में हमने बनाया था कि एक पदीय व्यंजक से एक पदीय व्यंजक का गुणा करना और एक पदीय व्यंजक से किसी बहुपदीय व्यंजक में गुणा करना। कल वाले पार्ट में हमने जाना था पार्ट 2 में कि किसी बहुपदीय व्यंजक से किसी अन्य बहुपदीय व्यंजक में गुणा कैसे किया जाता है तथा कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस भी किए थे। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कुछ सर्वसमीका पर आधारित क्वेश्चंस कि सर्वसमीका पर आधारित क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कि ये बताइए कि ये सर्वसमीका है कि नहीं है, अगर है तो कैसे है, इसी को आज हम पढ़ेंगे। और साथियों, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इसी नोट के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। क्या है सर्वसमीका। ठीक है, और संभवतः ये लास्ट वाली होगी कि चैप्टर 10 का लास्ट क्लास होगा। हाँ, सर्वसमीका। सर्वसमीका को बोलते हैं अंग्रेजी में आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी सर्वसमीका। सर्वसमीका का परिभाषा क्या होता है? ऐसा समता सूचक गणितीय कथन, ऐसा समता सूचक गणितीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए समान होता है, सर्वसमीका कहलाता है। ठीक है, क्या चीज? ऐसा समता सूचक गणितीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए समान होता है, सर्वसमीका कहलाता है। चर मतलब कि वेरिएबल, यानी कि जो एक्स वाई जेड वाले जो अक्षर होते हैं, ठीक है, वो होते हैं चर। और समता सूचक यानी कि जिसके बीच में इक्वल यानी कि बराबर का चिन्ह लगा हो। जैसे देख लीजिए सर्वसमीका का उदाहरण, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। जैसे है x + 2 का होल स्क्वायर बराबर x² + 4x + 4। ये क्या है? एक सर्वसमीका है। क्या है ये? एक सर्वसमीका है। अब इसमें क्या है? x का कोई भी मान रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप कुछ भी मान रख दीजिए x का। हमेशा दोनों पक्ष यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष हमेशा बराबर ही आएंगे। जबकि अब आप कहेंगे सर ऐसा तो हमने और कहीं देखा है, क्या होता है तब? समीकरण क्या होता है? ऐसा तो आपने देखा होगा ना सर्वसमीका और समीकरण वाले चैप्टर में। अब आप कहेंगे सर अगर ये सर्वसमीका है तो समीकरण क्या होता है? समीकरण वह गणितीय कथन होता है कि जब दो बीजीय व्यंजक आपस में समता के चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं तो वह एक समीकरण कहलाता है। मतलब देखिए, इसमें भी 2 व्यंजक आपस में जुड़े हैं। समीकरण और सर्वसमीका में अंतर क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। देखिए, इसमें भी 2 गणितीय व्यंजक जो हैं, जो 2 बीजीय व्यंजक हैं, वो आपस में समता के चिन्ह, यानी समता का चिन्ह क्या होता है? बराबर का साइन ना, इक्वल टू का साइन जो होता है, इक्वल का साइन, यही को बोलते हैं हिंदी में समता का चिन्ह। जब 2 गणितीय व्यंजक आपस में समता के चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं तो वो क्या? समीकरण कहलाता है। तो आप कहेंगे सर इसमें भी तो 2 व्यंजक आपस में समानता के चिन्ह के साथ जुड़े हैं, लेकिन अब आप कहेंगे ये भी समीकरण के समान है, लेकिन अंतर क्या होता है? जो समीकरण होता है ना, वो चर राशि के किसी विशेष मान के लिए बराबर करता है दोनों पक्षों को। ठीक है, जैसे यानी कि क्या होता था उसमें, जैसे मान लीजिए ये एक समीकरण है, देख लीजिए, जैसे x² + 4x + 1 = 6। ये क्या है? एक समीकरण है, समीकरण है। अब आप कहेंगे सर कैसे? हम भी कह सकते हैं कि इसमें भी बराबर का चिन्ह है, एक व्यंजक इधर है गणितीय, एक व्यंजक इधर है, तो हम कह देंगे कि ये भी सर्वसमीका है। नहीं भैया, अगर इसमें देखिए x = 1 रखेंगे, अगर इसमें x = 1 रखेंगे तब तो ये बराबर 6 आएगा, लेकिन अगर x बराबर कुछ और मान रख देंगे, जैसे मान लीजिए x = 2 रख देंगे, तब ये दूसरा पक्ष बराबर नहीं आएगा। चेक करके आपको बता देते हैं। ठीक है, x = 1 रखने पे क्या होगा? x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 4x यानी कि 4 × 1 + 1 = 6। चलिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, तो 1 + 4 × 4 + 1 = 6, यानी कि 1 4 5 1 6, तो 6 = 6। इसमें तो मान बराबर आ गया। लेकिन अगर यही हम
x बराबर 2 रख देंगे, अगर यही हम इसमें x बराबर 2 रख देंगे तब क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे 2 प्लस 1 बराबर 6। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, प्लस 4 दूना 8 प्लस 1 बराबर 6। तो 4 8 12 1 13, 13 बराबर 6 होता है, नहीं होता ना। तो ये क्या हो गया, दूसरा जब हमने x का कोई और मान रख दिया तो क्या हुआ, दोनों पक्ष बराबर नहीं आए। और जब दोनों पक्ष बराबर नहीं आए तो वो क्या हो गया, एक समीकरण। और जो सर्व समीका होता है ना, उसमें आप x का कोई भी मान रख दीजिए, यानी कि x नहीं, x y z कुछ भी हो, उसमें आप x y z का मान कुछ भी रख दीजिए, हमेशा दोनों पक्ष बराबर आएंगे। अब आप कहेंगे हम इसे तो नहीं मानेंगे गुरुजी, आप सिद्ध करके बताइए। तो ठीक है, हम सिद्ध करके बताते हैं। समझ में आया ना कि जो समीकरण होता है वो क्या होता है कि चर राशि के किसी विशेष मान के लिए वो दोनों पक्षों को बराबर करता है, तो वो होता है समीकरण। लेकिन सर्व समीका जो होती है उसमें आप कोई भी मान रख दीजिए x y z की जगह पर, वो हमेशा दोनों पक्ष बराबर ही आएगा। चलिए सिद्ध करके बता देते हैं। तो समीकरण आपने देख लिया, अब आइए हम सर्व समीका का भी उदाहरण आपको समझा देते हैं, तब आप मानेंगे मेरी बात। चलिए, तो x की जगह पर यहाँ पर क्या रख दें हम, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख दें। चलिए पहले 1 रख के देख लेते हैं। तो x की जगह पर x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2 था, यानी कि 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस 4x की जगह पर क्या होगा, 4 गुणे 1 प्लस 4। तो 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर यानी कि, अरे ऐसे लिख दीजिए, एक स्टेप और बढ़ा दीजिए तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया, 1 और 2 3 होता है, और स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिया। 3 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 4 1 के 4 प्लस 4। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है ना। 3 का स्क्वायर 9 हुआ, और इधर जोड़िए, 1 4 5 हुआ, 4 1 5 हुआ ना, 5 और 5 4 9, यानी कि ये बराबर है। चलिए अब आप कहेंगे एक में तो सभी का मान आ जाता है, चलिए दूसरा कोई रख के देख लेते हैं। अब 1 की जगह पर हम क्या रख लेते हैं, चलिए 1 की जगह पर हम 2 रख लेते हैं, ठीक है, हम 2 रख देते हैं। अब देखिए अब बराबर आएगा क्या, x की जगह पर 2 रख देते हैं, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 गुणे 2, 4x था तो 4 गुणे 2 प्लस 4। चलिए 2 और 2 4 होता है, 4 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 4 दूना 8 प्लस 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो 16 बराबर 4 8 12 4 16। देखिए x बराबर हमने 1 रखा था तब भी दोनों पक्ष बराबर आ रहे थे, जो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ रहा था, और x बराबर हमने 2 रखा तब भी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। x बराबर 3 रखिए, 4 रखिए, आप कुछ भी रख लीजिए, मान बराबर ही आएगा अगर वह एक सर्वसमीका है तो। ठीक है, तो यही अंतर होता है समीकरण और सर्वसमीका में। समीकरण जो होता है वह चर राशि के किसी विशेष मान के लिए, विशेष मान मतलब कि अगर 1 है, x बराबर 1 रखना है तभी बराबर आएगा, x बराबर और कुछ रख देंगे तो बराबर नहीं आएगा। 1 2 कुछ भी, मतलब एक विशेष मान के लिए, किसी एक ही संख्या के लिए वो चीज बराबर होगी, तब वो क्या होता है, समीकरण होता है। लेकिन जो सर्वसमीका होती है वो ऐसी चीज होती है कि कुछ भी आप मान रख दीजिए, उसमें चर राशि की जगह पर हमेशा मान बराबर ही आएगा, हमेशा दोनों पक्ष बराबर ही आएंगे, तो वो होता है सर्वसमीका। यही डिफरेंस होता है सर्वसमीका और समीकरण में। जो समीकरण होता है वो किसी विशेष मान के लिए बराबर मान दिखाता है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को, लेकिन जो सर्वसमीका होती है वो हर मान के लिए, मतलब x बराबर y बराबर आप कुछ भी रख दीजिए, हमेशा ही बराबर आएगा, वो दोनों पक्ष हमेशा ही बराबर दिखाएगा, तो वो होता है सर्वसमीका। चलिए ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो गया ना, तो सर्वसमीका क्या होता है। चलिए जब आपको ये क्लियर हो गया तो अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चंस ये कैसे होता है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि दिखाइए कि x स्क्वायर माइनस 4 बराबर एक ब्रैकेट में x प्लस 2 तथा दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 एक सर्वसमीका है। क्या कह रहा है कि दिखाइए कि x स्क्वायर माइनस 4 बराबर एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 एक
सर्वसमिका है। चलिए भैया, यही कह रहा है कि दिखाइए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर एक्स प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 एक सर्वसमिका है। तो हम जानते हैं कि अगर ये समीकरण होगा तो कोई एक मान रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा, लेकिन अगर उसी की जगह पर कोई x का दूसरा मान रख देंगे तब बराबर नहीं आएगा। अगर बराबर नहीं आया तब ये क्या होगा, एक समीकरण होगा। और अगर ये हर स्थिति में मतलब कि x का मान कुछ भी रख दें, दोनों हर स्थिति में बराबर ही आ रहा है, हर स्थिति में दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, यानी कि दाएं पक्ष बाएं पक्ष बराबर आएगा, तो वो क्या होगा, एक सर्वसमिका होगा। तो चलिए अब इसको लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या रख दें, x के बराबर क्या रख दें, माना या फिर मानिए मत, ऐसे लिख दीजिए x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रख दीजिए। क्या था क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 फिर बराबर ब्रैकेट में x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2, यही था ना क्वेश्चन। चलिए x बराबर 1 रखने पर, जब x बराबर 1 रख देंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे x का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर, माइनस 4 था तो माइनस 4 ऐसे लिख लिए। फिर बराबर यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 2, क्योंकि x प्लस 2 है तो x बराबर हमने 1 रखा तो 1 प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 2। चलिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 1 फिर माइनस 4 बराबर 1 2 कितना होता है, 3, 1 2 3 होता है। और दूसरे ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में 3 आया, दूसरे ब्रैकेट में 1 में से माइनस 2, 1 में से माइनस 2 गया तो कितना बचा, माइनस 1 बचा। क्योंकि संख्या जो बड़ी वाली है उसमें से छोटा वाला घटाएंगे, लेकिन जो चिन्ह आएगा वो बड़े वाले का आता है। इतना तो आपको पता ही होगा कि माइनस 2 में से 1 गया तो कितना आएगा, माइनस 1 आएगा। चलिए तो 1 में से माइनस 4 गया तो कितना आया, माइनस 3 आया, माइनस 3 आएगा ना, मतलब 4 में से 1 घटा देंगे, चिन्ह बड़े वाले का लगा देंगे, यही तो होता है। उसके बाद 3 में माइनस 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 के 3, और चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा। यानी कि देखिए LHS बराबर RHS, इसलिए ये क्या है, ये चलिए पहला कंडीशन हो गया, LHS बराबर RHS। चलिए एक बार तो आ गया इसका मान बराबर, x बराबर 1 रखने पे, लेकिन इससे तो सिद्ध होता नहीं कि सर्वसमिका है, क्योंकि भैया समीकरण भी किसी न किसी मान के लिए बराबर आता है। आप कहेंगे ना कि सर x बराबर हमने 1 रख दिया, उस पर तो मान संतुष्ट हो गया, क्या पता है x बराबर 2 रखने पर संतुष्ट हो कि ना हो। तो चलिए रख के देख लेते हैं। अगर x बराबर 2 पर भी संतुष्ट हो जाता है, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष अगर आ जाता है तो ये एक सर्वसमिका होगी। और अगर x बराबर 2 रखने पर दोनों पक्षों का मान बराबर नहीं आएगा तो क्या होगा, एक सर्वसमिका नहीं होगी, यानी कि क्या होगा, वो एक समीकरण होगा। ठीक है, जब बराबर नहीं आएगा तो समीकरण हो जाएगा, और बराबर आ गया तो सर्वसमिका होगी। ठीक है, क्योंकि सर्वसमिका की प्रॉपर्टी ही यही होती है कि आप x बराबर कुछ भी रख दीजिए, हमेशा दोनों पक्ष बराबर ही आएंगे। तो चलिए x बराबर इस बार क्या रखें आप कहिए। चलिए x बराबर 2 रख लेते हैं। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर चलिए क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर ब्रैकेट में x प्लस 2 और यहाँ पे x माइनस 2, यही था ना। तो चलिए x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर, माइनस 4 तो 4 लिख दिए। उसके बाद एक ब्रैकेट में x प्लस 2 था, यानी कि 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 हो गया, x की जगह पर हमने 2 रखा। फिर दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 था, यानी कि 2 माइनस 2। चलिए अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 2 की घात 2 कितना आएगा, 4 आएगा। 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2, तो 2 दूना कितना होता है, 4 होता है ना। तो वही तो है कि 2 का स्क्वायर 4 आया, 4 माइनस 4 बराबर 2 और 2 कितना होता है, 4। तो एक ब्रैकेट में 4 आया, दूसरे ब्रैकेट में 2 में से माइनस 2 चला गया तो कितना बचा, 0। तो 4 गुणे 0, तो 4 में से 4 गया कितना हुआ, 0 बचा ना। 4 में से 4 चला गया तो 0, या फिर ऐसे कर लीजिए +4 और -4 दोनों को काट के 0 लिखिए, चाहे 4 में से 4 गया तो 0 बराबर, इधर क्या है 4 है, इधर 0 है, तो 4 और 0 का गुणा होगा तो क्या आएगा, 0। क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का गुणा करिए, यानी कि 0 में आप किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 में किसी भी संख्या का गुणा कर देंगे तो वो चीज़ 0 हो जाती है। तब भी देखिए 0 बराबर 0, यानी कि LHS बराबर RHS।
LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और जिसे हिंदी में बोलते हैं बायां पक्ष, ठीक है। और RHS को बोलते हैं राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष, ठीक है, दायां पक्ष। तो x बराबर 2 रखने पर भी दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, उसके बाद अतः यह क्या है, एक सर्वसमिका है। ऐसे नीचे आप, यहाँ पे जगह नहीं है, ऐसे लिख लेंगे आप नीचे, अतः यह एक सर्वसमिका है, ठीक है, ऐसे ही आप लिख लेंगे, अतः यह एक सर्वसमिका है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आया था सिद्ध करने के लिए कि सर्वसमिका है कि नहीं, तो हमने देख लिया, क्योंकि जो सर्वसमिका होती है वो x के किसी भी मान के लिए हमेशा बराबर होती है, हमेशा संतुष्ट करती है। x की जगह पर आप कुछ भी रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर स्थिति में वो दायां पक्ष और बायां पक्ष को बराबर ही दिखाएगी। जबकि समीकरण क्या है, अगर आपने मान बदला x का तो वो बराबर नहीं आएगा, एक बार बराबर आएगा, एक के अलावा फिर बराबर वो बाद में नहीं आता है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, एक बगीचे में 3x+4 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3x+4 पेड़ लगे हैं, तो बताइए कि बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। और दूसरा दे रहा है कि यदि x बराबर 3 तथा y बराबर 2 हो तो बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या बताइए। चलिए क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 कि एक बगीचे में 3x+4 पंक्तियां हैं। वैसे लिखिए कि दिया है, देखिए कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसमें देख लीजिए कि जो चीज़ दी हुई है तो उसको लिख लीजिए कि दिया है। दिया क्या है, बगीचे में पंक्तियों की संख्या, क्या दिया है, बगीचे में पंक्तियों की संख्या दिया है ना 3x+4, तो लिख लीजिए बगीचे में पंक्तियों की संख्या बराबर कितना दिया है, 3x+4, 3x+4, बगीचे में पंक्तियों की संख्या बराबर 3x+4। उसके बाद और क्या दिया है, तथा प्रत्येक पंक्ति में 3x+4 पेड़ लगे हैं, ठीक है, तथा प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर कितना दिया है, 3x+4, ठीक है। क्या दिया था, सवाल कह रहा है, सवाल देखिए कि एक बगीचे में 3x+4 पंक्तियां हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में 3x+4 पेड़ लगे हैं, तो बताइए कि बगीचे में कुल कितने पेड़ लगे हैं, पहला क्वेश्चन। उसके बाद कह रहा है कि यदि x बराबर 3 तथा y बराबर 2 हो तो बगीचों में पेड़ों की संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहले जो दिया था हमने उसको लिख लिया। दिया क्या है कि बगीचे में पंक्तियों की संख्या बराबर 3x+4, तो हमने उसको लिख लिया, तथा प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी थी, 3x+4 ही थी, तो हमने उसको भी लिख लिया। तो ये दो चीजें दिया है और पूछ क्या रहा है कि बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या बराबर, ठीक है। तो अब पूछ क्या रहा है कि बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, तो ठीक है, देखिए दिया है कि पंक्तियों की संख्या बराबर इतना और हर पंक्ति में पेड़ों की संख्या इतनी है, तो कुल पेड़ों की संख्या बताइए, मतलब टोटल बगीचे में पेड़ों की संख्या बताइए। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि माना अगर दिया है कि एक बगीचा है उसमें 3 लाइनें हैं, ठीक है, 3 लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं या फिर 4 लाइनें हैं, मान लीजिए कि एक बगीचा है उसमें 4 लाइन में पेड़ लगे हैं, ठीक है, 4 लाइनों में पेड़ लगे हैं और हर लाइन में 3-3 पेड़ हैं, तो टोटल पेड़ कितने हुए, तो आप क्या करेंगे, 4 गुणा 3 करेंगे ना, तो 4 3 12 पेड़, तो टोटल 12 पेड़ आ गए। यही तो आप करेंगे ना कि जितने लाइनों की संख्या मतलब कितने पंक्तियां हैं बगीचे में और टोटल हर पंक्ति में कितने पेड़ हैं, तो उसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। समझ में आया ना। माना कि एक बगीचा है उसमें क्या है, एक बगीचे में 4 लाइन है, 4 लाइन में पेड़ लगे हैं और हर लाइन में 3-3 पेड़ लगे हैं, तो टोटल कितने पेड़ हुए, तो आप क्या करेंगे, 4 में 3 का गुणा कर देंगे तो 4 3 12 आ जाएगा, वो होगा कुल पेड़ों की संख्या। इसी तरह इसमें क्या दिया है कि बगीचे में पंक्तियां यानी कि लाइन,
हर पंक्तियों की संख्या कितनी दी है 3x + 4, और हर पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी दी है 3x + 4। तो बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या बताइए, तो हम दोनों का गुणा कर देंगे आपस में, वही होगा हमारा कुल पेड़ों का संख्या। तो वही तुम कर रहे हैं ना, तो वही हम करने जा रहे हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 3x + 4 में 3x + 4 का गुणा कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारा कुल पेड़ों की संख्या। समझ में आया ना कि जैसे कोई बगीचा है, उसमें 4 लाइनों में पेड़ लगे हैं, ऐसे लाइन बाय लाइन पेड़ लगे हैं, 4 लाइनें हैं टोटल, ठीक है, और हर लाइन में 3-3 पेड़ लगे हैं। तो कोई पूछेगा कितना पेड़ टोटल बगीचे में लगा है, तो आप बता देंगे 4 × 3 = 12, टोटल 12 पेड़ है बगीचे में। और यही इसमें भी कह रहा है कि भैया एक बगीचे में इतनी पंक्तियां हैं, यानी कि इतने लाइन में पेड़ लगे हैं, और हर लाइन में इतने इतने पेड़ लगे हैं, तो टोटल पेड़ों की संख्या बताइए। तो हम दोनों का गुणा कर देंगे। तो ठीक है, अब देखिए 3x + 4 इधर भी है और 3x + 4 इधर भी है, तो अब इसका गुणा कर देंगे। तो हमने कल बताया था कि सबसे पहले वाले व्यंजक का एक पद पकड़िए और उसका गुणा दोनों में करा दीजिए बारी बारी से। जब इसका काम खत्म हो जाए तो फिर दूसरा पद पकड़िए, दूसरे का गुणा दोनों में बारी बारी से करा दीजिए। कराइए, तो 3x का गुणा हम जब 3x में करेंगे तो कितना आएगा 3 × 3 = 9, और 1x यहाँ है, 1x यहाँ है, तो टोटल कितना हो जाएगा x²। फिर प्लस का चिन्ह था तो ऐसे प्लस का चिन्ह लगाते हैं। फिर 3x में 4 का गुणा करेंगे, यानी कि 3x में 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 × 4 = 12, और x था तो ऐसे x लिख दिया। फिर प्लस का निशान था तो ऐसे प्लस का निशान लगाया, 4 × 3 = 12, और x था तो ऐसे x लिख लिए। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया प्लस, 4 × 4 = 16, तो ऐसे 16 लिख लिए। फिर देखिए x² कहीं पे है नहीं है, तो ऐसे लिख लेते हैं 9x²। उसके बाद देखिए 12x यहाँ भी है, 12x यहाँ भी है, तो टोटल कितने x हो गए 12 12 24x, तो टोटल कितने x हो गए 24x हो गए। फिर प्लस 16 था बचा, तो प्लस 16 हमने लिख दिया। तो ये आ गई पेड़ों की संख्या, इतने क्या हुए पेड़। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर नंबर 1। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है। पहले में पूछ रहा है कि कुल कितने पेड़ हैं, तो ये इतने पेड़ आ गए 9x² + 24x + 16, ये इतने पेड़ हैं। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि यदि x = 3 हो तो बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए भैया क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया कि इतना हमारा आ गया पेड़ों की संख्या। अब क्या कह रहा है कि x = 3 रखने पर पेड़ों की संख्या बताइए। तो ठीक है, x = 3 रखने पर, ठीक है, x = 3 रख देते हैं। हमने गुणा क्या किया था 3x + 4 में 3x + 4 का गुणा किया था, तो जो आंसर आया था ये आंसर आया था। अब हमें क्या कह रहा है कि x = 3 रखने पर बताइए, तो हम रख देते हैं x = 3। तो x = 3 रखने पर क्या हो जाएगा 3 गुणा 3x था ना, तो 3 गुणा x की जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो 3 × 3 + 4, और दूसरे ब्रैकेट में भी यही होगा 3 गुणा x की जगह पर 3 रखेंगे +4, तो +4 लिख दिए। अब देखिए 3 × 3 = 9, और 9 × 4 = 13, तो 13, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 3 × 3 = 9, 4 = 13, तो दूसरे ब्रैकेट में भी 13 है, तो 13 13 में होता है 169 169 पेड़। यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, 13 13 में 169 169 होता है। ठीक है, 13 में 130, 3 × 3 = 39, तो 130 में 39 को जोड़ेंगे तो आएगा 169। तो इतने पेड़ों की संख्या आ गई x = 3 रखने पर। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 48 है, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 आता है। ठीक है, क्या आता है भागफल 5 आता है, और शेषफल 0 आता है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर क्या है 48 है। चलिए ऐसे लिख लेते हैं, दिया है यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए सॉल्यूशन यानी कि हल। दिया है, क्या दिया है कि 2 संख्याओं का अंतर 48 है, ऐसे लिखिए 2 संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 2 संख्याओं का अंतर कितना दिया है 48, तो हमने 48 ऐसे लिख लिया। जैसे प्रश्न कह रहा है आप वैसे ही उतारते जाइए। 2 संख्याओं का अंतर बराबर 48, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देने पर भागफल 5 आता है। चलिए भैया
माना, अब मान लीजिए ना हमको बड़ी संख्या मालूम है ना छोटी संख्या मालूम है, तो जो चीजें नहीं मालूम है हम उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, हमको दोनों चीजें नहीं मालूम था, दिया था कि दो संख्याओं का अंतर 48 है। अंतर यानी कि घटाना, यानी कि जब दो संख्याओं को आपस में घटाया जाता है तो क्या आता है, 48 आता है। तो हमने लिख लिया कि दो संख्याओं का अंतर 48, ये दिया है। उसके बाद पूछ क्या रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 5 आता है। ठीक है, और शेषफल 0 आता है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या यानी कि दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। तो भैया ना हमको बड़ी संख्या मालूम थी ना छोटी संख्या मालूम थी, तो हमने क्या किया कि माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। तो जो चीजें नहीं मालूम होती है उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार लिखते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, 48 है। यानी कि जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है तो क्या आता है, 48 आती है। तो बड़ी संख्या हमने क्या माना है, x माना है, तो x और उसमें से छोटी संख्या घटाना है, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना कह रहा है, 48, यानी कि 48। यही तो कह रहा है ना कि जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है तो 48 आता है। अरे दो संख्याओं का अंतर 48 आता है, इसका मतलब वही है कि बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या को घटाएंगे तो 48 आएगा। तो बड़ी संख्या हमने माना था x और छोटी संख्या माना था y, तो x माइनस वाई बराबर 48। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, क्योंकि कंडीशन 1 है तो कंडीशन 1 लिखने के बजाय हम लोग क्या लिखते हैं, समीकरण 1। अब उसके बाद दूसरा कंडीशन कह रहा है कि इसमें से जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या का भाग देने पर भागफल 5 आता है। यानी कि जो बड़ी संख्या x है उसमें छोटी संख्या y का भाग देने पर, भाग देना यानी कि बटे में लाना, बटे का मतलब भागित होता है भाई। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देने पर भागफल क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, तो भागफल हमने 5 लिख दिया, यानी कि x बटे y बराबर 5। समझने वाली बात है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देने पर 5 आता है। तो हमने वही लिखा, बड़ी संख्या थी उसमें छोटी संख्या का भाग दे दिया और उसके में क्या आता है, 5 आता है, तो हमने बराबर 5 लिख दिया। अब उसके आगे क्या कह रहा है, और शेषफल 0 आता है। देखिए शेषफल 0 होने का मतलब क्या होता है कि जो चीजें बटे में है ना वो पूरी तरह से कट जाएगी। जैसे 4/2 है तो 2 दूना 4, तो 4 2 से पूरी तरह से कट जाता है। तो जो चीजें पूरी तरह से कट जाती हैं उसमें शेष नहीं आता है। यही टेक्निकलिटी इसमें दिया है, ये बात आप याद रखिए। जब कहे कि शेष 0 आता है तो ये जान लीजिए वो छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या को पूरी तरह से काट दे रही है। अगर पूरी तरह से नहीं काटती तो उसमें कुछ न कुछ शेष आता। तो ठीक है, तो 0 कहने का मतलब यही है कि भागफल जो है वो 5 आएगा तथा शेष 0 आता है। इसका मतलब शेष 0 का मतलब यही होता है कि जो पूरी तरह से कट जा रहा है, क्योंकि अगर पूरी तरह से ना कटता तो ये जो भागफल 5 आ रहा है ना, 5 ना आता, यहाँ पे आता 5.1 5.2 कुछ पॉइंट में आता। चलिए, तो ये क्या हो गया, x बटे वाई बराबर 5, यानी कि x बराबर, इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, 5 में y का गुणा हो जाएगा, x में बटे 1 कर दें या ना करें तो x बराबर क्या आएगा, इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा तो x बराबर 5y। ये क्या हुआ, समीकरण 2। ये कंडीशन 2 थी तो इसको हमने समीकरण 2 लिख लिया। चलिए अब इसके बाद इधर आते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर ऐसे लिखिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, ठीक है, चाहे 1 में 2 का मान रखिए चाहे 2 में 1 का मान रखिए, मान बराबर ही आएगा, आंसर वही आएगा। चलिए, मैथ में यही तो खूबी है, आप कहीं का भी मान कहीं भी रख दीजिए, अगर आपका रास्ता सही है तो आप कितना भी लंबे रास्ते पे चलें, किसी भी तरीके से चलें, आपका आंसर आना है, आपको मंजिल मिलेगी। तो ठीक है, तो समीकरण 1 में 2 का मान रखना है, यानी कि जो x माइनस वाई दिया है बराबर 48 दिया है, तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 5y रखेंगे। यही तो कह रहा है ना समीकरण 2 हमारा कि x बराबर 5y, यानी कि हम x की जगह पर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5y लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया, तो जो यहाँ पे था x माइनस वाई बराबर 48 था, तो x की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 5y, क्योंकि x बराबर 5y आया है। तो यही तो है ना समीकरण 2 में, तो x बराबर 5y माइनस y बराबर 48।
अब 5y में से y गया तो कितना बचा 4y बराबर 48। तो y बराबर 48/4। तो 4 1 के 4, 4 1 के 4, 4 दूनी 8। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया 12। ठीक है, यानी कि जो छोटी संख्या थी वो कितनी आ गई, y बराबर 12। अतः छोटी संख्या बराबर कितनी आ गई 12। अतः छोटी संख्या कितना आ गया 12। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अतः छोटी संख्या बराबर 12, y बराबर 12 यानी कि अतः छोटी संख्या बराबर 12। और जब छोटी संख्या यानी कि जब y बराबर 12 है तो फिर से उसका मान रख देते हैं। जब y बराबर 12 है तो x बराबर क्या दिया है 5y दिया है। समीकरण 2 यही तो कह रहा है ना कि x बराबर 5y। तो x बराबर 5 अगुड़े y की जगह पे क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे। हम लिख सकते हैं ना y की जगह पे 12, तो लिख दिए। तो x बराबर 5 × 12 यानी कि 12 पंजे 60। तो x बराबर कितना आ गया 60 आ गया। अतः बड़ी संख्या बराबर 60। ठीक है, छोटी संख्या आई 12 और बड़ी संख्या आई 60। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फिर से एक बार समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 48 है, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। तो हमने क्या लिखा, दो संख्याओं का, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया था कि दो संख्याओं का अंतर 48 है, तो हमने लिख दिया है दो संख्याओं का अंतर बराबर 48। उसके बाद क्या था कि दोनों संख्याएं पूछ रहा था, हमें मालूम नहीं था दोनों संख्याएं क्या हैं, तो हमने मान लिया कि बड़ी वाली संख्या x है और छोटी वाली संख्या y है। आप a b c d कुछ भी मान सकते हैं। तो बड़ी संख्या माना x और छोटी संख्या माना y। अब लिखा प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा था कि जब बड़ी वाली दो संख्याओं का अंतर क्या है 48 है। प्रश्न यही तो कह रहा था ना सबसे पहले लाइन में कि दो संख्याओं का अंतर 48 है, यानी कि x में से y घटाएंगे तो 48 आएगा। अंतर यानी कि घटाना होता है, तो जब बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाएंगे तो क्या आएगा 48 आएंगे। तो हमने वही लिख लिया x - y बराबर 48, ये मान लिया समीकरण 1। और उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या कह रहा था कि जब बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का भाग दिया जाता है तो भागफल 5 प्राप्त होता है। तो हमने वही किया, x में y का भाग दिया यानी कि x बटा y बराबर 5 आता है, तो हमने 5 ऐसे लिख दिया, x बटे y बराबर 5। और जब इसको हल किया तो x बराबर आया 5y, क्योंकि y का ऐसे तिक्खा गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा। तो x बराबर 5y, ये इसको मान लिया समीकरण 2। उसके बाद लिखा कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, चाहे 1 में 2 का मान रखिए चाहे 2 में 1 का मान रखिए। ठीक है, मतलब समीकरण 2 में क्या है x बराबर 5y, यानी कि जहां पे x लिखा है वहां पे हम 5y लिख सकते हैं। तो हमने वही किया कि ये जहां समीकरण 1 में x था उसकी जगह पर हमने लिख दिया 5y। तो हमने जब यहाँ पे x की जगह पर 5y लिखा तो 5y - y बराबर 48। अब 5y में से 1y गया तो बचा 4y, तो 4y बराबर 48, तो y बराबर आया 12। और जब y बराबर 12 आया तो अब y बराबर यहाँ पे 12 आ गया, तो x का मान निकालना है। तो हमने x बराबर 5 गुणे y की जगह पे 12 लिख दिया, तो x बराबर 5y। और यहाँ पे x बराबर 5 गुणे 12, तो x बराबर कितना आ गया 5 × 12 में 60। और यही होगा हमारा बड़ी वाली संख्या, और यही हुआ हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया? अगर अब भी आपको ना समझ में आया तो थोड़ा वीडियो को पीछे कर लीजिए, एक बार दोबारा से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन कह रहा है जैसे कह रहा है आप बिल्कुल उसी के हिसाब से अंधे एकदम चले जाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपका कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इससे डरा मत करिए, डटे रहिए और करते रहिए। चलिए, अब इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसके 2 पार्ट्स हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नांकित का मान ज्ञात करिए। सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नांकित का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, मतलब 4 का 1 दिया है 31। अब 31 का स्क्वायर, हाँ 31 का स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। किसका प्रयोग करके? सर्व समीकरणों का प्रयोग करके। और सर्व समीकरणों का मतलब क्या होता है कि ऐसा x y z रखें, मतलब ऐसा भी मान रखें कि
जब दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो वही सर्वसमिका होती है। मतलब सर्वसमिकाओं का प्रयोग करके बनाना है तो हम इसको यानी कि 31 को ऐसे तोड़ेंगे, मतलब ऐसे दो भागों में, तीन भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि जब दोनों पक्ष बराबर आएंगे हमेशा के लिए। ठीक है, तो चलिए, तो 31 का स्क्वायर था, यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन। तो 31 का स्क्वायर था। अब 31 के स्क्वायर को कैसे क्या लिख सकते हैं? 31 का स्क्वायर को 30 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 30 धन 1 यानी कि 30 है 31। तो 31 के स्क्वायर को हम 30 और 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 30 प्लस 1 का स्क्वायर, तो हमने वही लिखा। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं उसको कैसे कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 30 प्लस 1 का स्क्वायर कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है। देखिए 30 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं? इसलिए हमने ऐसा किया, इसीलिए हमने 31 को तोड़ा 30 प्लस 1 में, जिससे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाए। और आपको एक जानकारी दे देते चलते हैं कि जितने भी फॉर्मूले होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, मतलब जितने भी फॉर्मूले होते हैं आप जान लीजिए कि गणित में जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सारे के सारे सर्वसमिकाएं होती हैं। ठीक है, जो भी फॉर्मूले होते हैं वो सब के सब सर्वसमिकाएं ही होती हैं। तो अब इसको हमको सर्वसमिका बनाना था, इसलिए हम इसको फॉर्मूले वाले रूप में लाए हैं। यही हमारा कारण है 31 को 30 प्लस 1 में बदलने का। वरना हम क्या करते, 31 का स्क्वायर दिया था, हम इसको लिखते 31 गुणे 31। अब उसमें 31 में ऐसे 31 का गुणा कर लेते कि ऐसे 1 1 के 1 1 तिहाई 3 गुणे 3 1 के 3 3 तिहाई 9, इधर लिखते 1 और 6 9 ऐसे करके हल कर देते, ये आ जाता हमारा आंसर। इतना तामझाम करने की ज़रूरत क्या थी? तो भैया इतना तामझाम करने का मतलब यही था कि क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वसमिकाओं का प्रयोग करके निम्नांकित का मान ज्ञात करिए। यानी कि जो संख्या दी है इसको पहले आप सर्वसमिका बनाइए और जब सर्वसमिका बन जाए तब इसका मान ज्ञात करिए। तो अब सर्वसमिका बनाने के लिए यही जान लीजिए कि कोई भी फॉर्मूला हो उस पर आप रख दीजिए, वो एक सर्वसमिका ही होती है। तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूले पर रख दिया, 31 को कर दिया 30 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा। अब आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, यही तो होता है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है ना। और हमेशा जो भी फॉर्मूले होते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ भी जो भी फॉर्मूले होते हैं वो हमेशा एक सर्वसमिका ही होते हैं। तो इस पे रख दिया हमने। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह पे यहाँ 30 है यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे 1 है यानी कि b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुणा a की जगह पे 30 है यानी कि 30 गुणा b की जगह पे 1 है तो 1 ऐसे लिख दिया। अब देखिए 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है। आप निकाल लीजिए ऐसे ही, 30 का स्क्वायर 900 होता है। ऐसे 0 का 0 हो गया, फिर कट्टू 3 0 में 0 3 तिहाई 9, इधर आया 0 0 9। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 की घात 2 कितनी होती है, 1 1 के 1 ही आता है। 1 की घात कुछ भी हो हमेशा 1 ही आएगा। प्लस 2 3 में 60 और 60 1 के 60 यानी कि ऐसे 60 आ गया। अब देखिए 900 1 और 60, तो 960 और 1 61, तो 961 ये आया हमारा आंसर। तीनों को जोड़ने पर 961 ये आंसर आया। इधर से भी 961 आया था, इधर से भी 961 आया था। चूंकि हमने ये इतना लंबा इसलिए किया क्योंकि ये कह रहा है कि भैया निम्नांकित प्रश्नों को या फिर जो निम्नांकित नीचे जो दिए गए हैं उसको पहले सर्वसमिका में बदलिए, फिर उसका आंसर ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ के ऐसे सर्वसमिका बना लिए, यानी कि सर्वसमिका बनाना, एक पक्ष इधर है एक पक्ष इधर है और दोनों बराबर के चिन्ह के साथ जुड़े हैं। यही तो होता है ना सर्वसमिका, कि दो पक्ष हों उसके और दोनों बराबर के चिन्ह के साथ जुड़े हों और चर के किसी भी मान के लिए बराबर हों। तो हमने पहले ऐसे बना लिया यही डिजाइन में, और हम जानते हैं कि एकदम फॉर्मूले जैसा दिख रहा है। जब ये फॉर्मूले जैसा दिख रहा है तो फॉर्मूला हमेशा सर्वसमिका ही होता है। तो हमने उस पर हल किया, आया हमारा आंसर 961। चलिए अब इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है। दूसरा क्वेश्चन का है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है,
99 का स्क्वायर। इसे सर्वसमीका बनाकर क्या करिए, हल करिए। तो चलिए इसे किसी फॉर्मूले में लगाइए। अब 99 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे किसी फॉर्मूले में लगाना है तो इसमें तो हमने क्या किया 30 + 1 कर लिया। और ये कहीं दिख रहा है कुछ किसी फार्मूले में होते हुए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा सोचिए। 99 किसी फार्मूले में दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, हमको दिख रहा है भैया। देखिए 99 को हम 100 - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 99 का स्क्वायर बराबर 100 - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 99 को 100 - 1 लिख सकते हैं ना भैया। 100 में से 1 गया 99 बचा, और 99 का स्क्वायर था तो हमने 100 का स्क्वायर कर 100 - 1 का स्क्वायर कर दिया। अब इसमें अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, a - b का होल स्क्वायर। और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है कि a² + b² - 2ab, यही तो होता है ना। ये क्या दिख रहा है a और ये दिख रहा है b, तो a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये भी फॉर्मूले पे बैठ रहा है। देखिए जब कहे सर्वसमीका बनाना है तो आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि किसी न किसी तरह से हमको इसको एक न एक फॉर्मूले में फिट कराना है। कोई भी a + b का होल स्क्वायर हो, a - b का होल स्क्वायर हो, या फिर a² - b का स्क्वायर हो, या फिर किसी और भी फॉर्मूले में, मतलब हमें फॉर्मूले में ही बैठाना है। जब फॉर्मूले में बैठा लेंगे तो वो सर्वसमीका बन जाती है। तो चलिए, तो 100 - 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, हमने अभी आपको बताया 100 - 1 का होल स्क्वायर होगा 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 100 × 1, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद 100 का स्क्वायर कितना आता है, 100 में 10,000, ठीक है। तो 10,000 प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा, प्लस 2 × 100 यानी कि 200, और 200 × 1 मतलब कि 201 के 200, तो ऐसे आ गया 200। तो 10,000 और 1 और 200 को जोड़ेंगे तो 10,201, ये आएगा हमारा आंसर, आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 आया 10,201, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 और पार्ट 2। इसी के साथ हमारा ये 10वां चैप्टर व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाएं खत्म होता है। फिर कल हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, और बस आज का खत्म हुआ। और फिर से जाते जाते आपसे गुजारिश करता जाता हूं कि साथियों, अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए और कमेंट भी कर दिया करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट बहुत कम करते हैं, मतलब जैसे सैकड़ों लोगों ने देखा, अब उसमें कमेंट आ रहे हैं एक भी लोगों के नहीं। तो कमेंट कर दिया करिए। आपको अच्छा लगा तो सीधे लिख दीजिए नाइस क्लास, या जो भी आपको लगा। बुरा लग रहा है, गाली देने का मन हो रहा है ना, गाली दीजिए कि तुमने मेरा टाइम इतना वेस्ट करा दिया सर, आपने तो मेरा पूरा टाइम वेस्ट करा दिया। आप जो भी लिखना हो लिखिए, कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, ठीक है। तो लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।